हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपेम एज ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है। ये मेरे मॉड्यूल 7 का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें अब जैसा कि आप जानते हैं ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। ऑसिलेटर्स वेवफॉर्म, साइनोसोडियल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर भी एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो सर्किट वर्क करता है और उसके फीडबैक फैक्टर और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी हम इसमें देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर है, एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है और जो साइन वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो ऑडियो रेंज में होती है। मीन्स ये ऑडियो रेंज में फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। अब वेन ब्रिज ये है अपना वेन ब्रिज सर्किट, जिसे हम एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में लगाते हैं। ये एम्पलीफायर का इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट है। इसके बीच में ये वेन ब्रिज सर्किट लगा हुआ है, वेन ब्रिज नेटवर्क लगा हुआ है। एम्पलीफायर के रूप में हम चूँकि ओपेम काम में ले रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ओपेम। इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रिज की एक आर्म ब्रिज की ये है जिसमें आरसी सर्किट यूज़ लिया है, मतलब आर और सी जो है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ब्रिज की जो दूसरी आर्म है इसमें R2 और C2 जो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तीसरी आर्म में R3 लगाया है एंड फोर्थ आर्म में हमने R4 लगाया है। और इसको हम जो यूज़ ले रहे हैं ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में। ये देखिए, ये प्लस वाला टर्मिनल यहाँ हो रहा है और इससे जो फीडबैक मिल रहा है वो अपन यहाँ पे दे रहे हैं। ये जो है ये किस मोड में काम में ले रहे हैं हम? नॉन इन्वर्टिंग मोड में इसमें ओपेम को काम में लिया गया है। इस सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक काम में ले रहे हैं। अब इस सर्किट की वर्किंग को समझने के लिए हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देखें तो हम ये क्या करेंगे कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसमें R4 लगा के ग्राउंड कर देंगे और R3 को यहाँ से जोड़कर इधर अपन फीडबैक लूप में लगाएंगे और इस प्लस वाले टर्मिनल से एक सीरीज RC सर्किट होगा और एक पैरेलल RC सर्किट होगा। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बताती हूँ, उससे इसकी वर्किंग समझना ईजी होगा। ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया है मैंने, उसी को करके। जैसे हमने देखा था कि उसमें 4 आर्म्स थी, तो उसमें एक RC सीरीज सर्किट, RC सीरीज एक आर्म में RC सीरीज में लगे थे, तो ये वो हो गया RC नेटवर्क। एक में R2 C2 पैरेलल में लगे थे, ये दूसरी आर्म हो गई इसकी, और R3 एंड R4 ये हो गया। अब R4 का हमने उस पहले वाले डायग्राम में देखा था कि R4 ग्राउंड और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में था, तो हमने R4 को यहाँ ग्राउंड कर दिया और एक इसका टर्मिनल इन्वर्टिंग से जोड़ दिया। और R3 एक इन्वर्टिंग से जुड़ा हुआ था R3 का और एक इस पे फीडबैक लूप में था, तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो ये चारों आर्म हमारी ब्रिज की आ गई और यहाँ हम आउटपुट ले रहे हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है टू क्रिएट ऑसिलेशंस। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बार्क-हुसेन क्राइटेरिया। बार्क-हुसेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऑसिलेशन तब प्रोड्यूस होंगे जब किसी भी सर्किट के अंदर टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री या 0 डिग्री हो तथा उस सर्किट का लूप गेन ग्रेटर देन 1 हो, तभी वो सर्किट ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। तो लूप गेन ग्रेटर देन 1 हो, इसके लिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक काम में लिया है। और टोटल फेज शिफ्ट 360 कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि टोटल 360 डिग्री फेज शिफ्ट इसमें RC नेटवर्क कैसे प्रोड्यूस करता है। और जो ओपेम लिया है, ओपेम भी फेज शिफ्ट इसमें प्रोड्यूस करेगा। तो सिर्फ 2 कंडीशन अगर इसमें होती है तो ही ये सर्किट ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। अब इसका ये RC सर्किट कैसे फीडबैक करता है ये और इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है वो सब हम देखते हैं। अब जैसे अपन ने ये जो RC नेटवर्क देखा, इसमें 2 RC नेटवर्क काम में लिए हैं। इसमें ये दोनों सीरीज में थे और ये पैरेलल RC नेटवर्क था। तो ये जो RC नेटवर्क है, ये जो आउटपुट है इसके पार्ट को फीडबैक कर रहा था नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। हमने उतना सा पार्ट लिया है इस डायग्राम का, जो भी अपन ने वेन ब्रिज ऑसिलेटर का डायग्राम देखा था सेकेंड वाला, उसमें से इतने से पार्ट को उठाया है कि फीडबैक कैसे हो रहा है। तो ये सर्किट में देखें तो जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो इसके लिए इनपुट की तरह एक्ट कर रहे हैं और जो ये फीडबैक वोल्टेज मिल रहे हैं वो आउटपुट की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो कि अपन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक दे रहे हैं। अब ये जो RC नेटवर्क है ये हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है, HPF हाई पास फिल्टर की तरह, और ये जो नेटवर्क है ये लो पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है। अब कैसे?
हमको पता है कि कैपेसिटर के लिए XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ओमेगा हुआ 2πfc, ये चीज़ हुई। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो नेटवर्क है ये हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर की तरह करते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी को हटाते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए ही इसमें आउटपुट मैक्सिमम मिलता है। तो किस तरीके से करते हैं वो हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है आउटपुट में, एफ हाई है, तो हमें पता है XC क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से अगर ये तो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को पास कर देगा, लेकिन इसके लिए XC कम हो जाएगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी इसके थ्रू आके क्या हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए XC का मान कम हो गया तो इसके थ्रू पास होके ग्राउंड हो जाएगी। तो हमें यहाँ जो फीडबैक होगा तो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को भी ये फीडबैक नहीं करेगा, फीड नहीं करेगा। अब अगर किसी भी कारण से लो फ्रिक्वेंसी आती है तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए XC हमारा हायर हो गया, तो आउटपुट में अगर लो फ्रिक्वेंसी आ रही है XC हायर हो गया, ये भी हाई हो गया, ये भी हाई हो गया, लेकिन XC हाई होने से क्या हुआ, ये हाई फ्रिक्वेंसी इसको लो फ्रिक्वेंसी को पास ही नहीं करेगा, तो लो फ्रिक्वेंसी यहाँ आएगी नहीं, तो इसके लिए भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी इसने क्या किया, हाई फ्रिक्वेंसी को भी, ये हमारा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए था, हाई फ्रिक्वेंसी को भी स्टॉप कर दिया, वो भी इसके थ्रू पास नहीं हुई, और लो फ्रिक्वेंसी है वो भी इसके थ्रू पास नहीं हुई, उसके लिए भी हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटपुट बहुत कम मिल रहा है। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी, उसी के लिए हमारा ये आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये आउटपुट किसके लिए है, इस RC नेटवर्क के लिए। हमारे जो सर्किट था वेन ब्रिज, उसके लिए ये क्या है, फीडबैक वोल्टेज, जो कि आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के इनपुट पर दे रहे हो। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही VF अपना क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, बाकी सब के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, अपना मिनिमम मिलेगा। तो वो फ्रिक्वेंसी जिस पे आउटपुट मैक्सिमम मिलता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इसको अगर मैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को F0 से रिप्रेजेंट करूं, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वेन ब्रिज के लिए वो होती है 1/2π √ R1C1 R2C2। यानी जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इन RC की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगी, दोनों RC नेटवर्क। अगर हम ये माने कि R1 बराबर है R2 के, एंड इसको हम मान लें R1 R2 बराबर है, उसको R के बराबर मान लें, और C1 C2 बराबर है, इसको अगर C के बराबर मान लें, तो उस केस में हमारी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू आएगी 1/2π। अब R1 की जगह भी R रखेंगे, R2 की जगह भी R रखेंगे, तो ये हो गया R², और C1 की जगह भी C लिखेंगे, C2 की जगह भी C लिखेंगे, तो ये हो गया C², अंडर रूट और स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2πRC। यानी अपनी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आई वेन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए, उसकी वैल्यू होती है 1/2πRC। कब, किस केस में, जब हमारा R1 R2 के बराबर हो और C1 C2 के बराबर हो, तब हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की ये वैल्यू आती है, और जब इक्वल नहीं होते तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की ये वैल्यू आती है। अब इस सर्किट का फीडबैक गेन जो है, अपन लूप गेन हमने बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया पढ़ा है ना, टोटल लूप गेन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लिया है। तो जो फीडबैक फैक्टर है बीटा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो बीटा की वैल्यू आती है, वो आती है 1/3। बीटा की वैल्यू इस सर्किट के लिए 1/3 आती है। अब ये कैसे आती है और ये F की वैल्यू भी कैसे आई, ये मैं आपको आगे कैलकुलेशन बताऊंगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा लेवल पे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए ये सफिशिएंट है डेरिवेशन और वर्किंग कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए बीटा की वैल्यू 1/3 होती है, तो हम जानते हैं अगर लूप गेन 1 है तो A बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया, सॉरी A बीटा इज इक्वल्स टू अगर 1 हुआ और बीटा की जगह अगर हम 1/3 लिखेंगे तो A की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी गेन उसके लिए 3 आना चाहिए और फीडबैक गेन जो आना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई, ये मैं अभी आपको डेरिवेशन से एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ओपेम का आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है और जो फीडबैक हो रहा है वो आउटपुट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस सर्किट में कैलकुलेशन समझने के लिए हमारे लिए ये कैसे, ये जो आउटपुट मिल रहा है ये कैसे एक्ट कर रहा है एज ए इनपुट, तो हम इसको इनपुट ले लेंगे, और जो फीडबैक होके मिल रहा है वो हमारे लिए कैसे एक्ट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज के लिए, तो इसको V0 अगर हम सिंबल लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं तो समझते हैं कि क्या आउटपुट मिलेगा। अब जैसे ये जो है RC नेटवर्क,
इसकी हम मान लें कि इम्पीडेंस Z1 है, क्योंकि इसमें R भी है और C भी है, तो हम मान लेते हैं इसकी टोटल इम्पीडेंस Z1 है। इस R2C2 पैरेलल नेटवर्क की टोटल इम्पीडेंस Z2 है। तो अब अपन Z1 और Z2 की वैल्यू निकालेंगे कि Z1 कितना है, Z2 कितना है। हम जानते हैं Z1 क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हैं, तो हम इसको लेंगे R+1/आयोडा ओमेगा C। ये Z1 की वैल्यू हो गई। अब Z2 की वैल्यू निकालेंगे। Z2 के केस में क्या है, R2 जो है वो पैरेलल में है C2 के। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो R2 है, यानी और इसके कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है उसको C2 की जगह हम क्या शब्द काम में ले लेंगे, 1/आयोडा। अब चूंकि ये C1 लिया है तो हम यहाँ पे ले लेंगे ओमेगा C1 और R1 ले लेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो होता R+XC। XC होगा 1/आयोडा ओमेगा C। लेकिन यहाँ पे R1 C1 सिंबल लिया है तो हमने ले लिया R1 और यहाँ ले लिया 1/आयोडा ओमेगा C1। इस केस में क्या होगा, R2 इज पैरेलल टू C2, C2 के पैरेलल में, तो इसकी C2 की इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, ओमेगा 1/आयोडा ओमेगा C2। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा, पैरेलल में अपने को पता है Z2 की वैल्यू हो जाएगी R2 इंटू 1/आयोडा ओमेगा C2 अपॉन R2 प्लस 1/आयोडा ओमेगा C2। पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के केस में आपको फॉर्मूला पता है, दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। एक रेजिस्टेंस है R2, दूसरा है 1/आयोडा ओमेगा C2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे दोनों को प्लस कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब Z2 की वैल्यू अपन सिंप्लीफाई करने पे ऊपर तो अपना हुआ R2 अपॉन आयोडा ओमेगा C2 और नीचे अगर अपन ने एलसीएम ले लिया तो ये आया आयोडा ओमेगा C2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ R2 आयोडा ओमेगा C2 प्लस 1। अब इन सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ बीच में लिख देती हूँ, J2 इज इक्वल्स टू दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Z2 यानी इम्पीडेंस आ जाएगी इसकी, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, Z ओमेगा C2 ऊपर आ जाएगा और ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R2 अपॉन आयोडा ओमेगा C2, आयोडा ओमेगा C2 पार्ट ऊपर चला गया अपॉन 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2 C2। बस इन टर्म्स को अरेंज कर लिया और कुछ नहीं किया अपन ने, ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो Z2 की वैल्यू यानी इम्पीडेंस 2 की वैल्यू आ गई R2 अपॉन 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2 C2। तो दोनों इम्पीडेंस आ गई अपने पास, Z1 भी आ गया और Z2 भी आ गया। अब आगे अपन सिंप्लीफाई करते हैं Z1 Z2 की वैल्यू के बाद। अब हमें पता है आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस मिल रहे हैं, इस Z2 के अक्रॉस हमारे को आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम को यूज़ करके अगर अपन देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z2 के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो Z2 अपॉन टोटल इम्पीडेंस, इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस हो गई Z1 प्लस Z2। ये Z1 है और ये पार्ट Z2 है, तो इस पूरे वोल्टेज डिवाइडर की इम्पीडेंस हो गई Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज Vin। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें जो Z1 और Z2 की वैल्यू हमने निकाली है वो पुट करेंगे, तो V0 है, Vin को नीचे ले आए हम, Z2 की जगह अगर ये वैल्यू पुट की हमने R2 अपॉन 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2 C2 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे Z1 Z2 को, तो ये हुआ R1 प्लस 1 बाय आयोडा ओमेगा C1 प्लस R2 अपॉन 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2 C2।
ये चीज़ हो गई। अब अपन डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये अपना आया वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल्स टू आर टू अपॉन 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2C2। अब नीचे अपन एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। तो हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा आ गया आयोडा ओमेगा C1 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2C2। अब आपका इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गई। तो ये आ गया आयोडा ओमेगा C1 R1 और 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2C2। अब प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट तो कट गया, लेकिन ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमारा आ गया 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2C2। अब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा आयोडा ओमेगा C1 और ये R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा आयोडा ओमेगा C1 मल्टीप्लाई बाय R2। ये चीज़ आ गई। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। ये न्यूमरेटर हो गया, ये पार्ट डिनोमिनेटर हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2C2 और ये रेसिप्रोकल होके आए ऊपर, तो ये हो गया आयोडा ओमेगा C1 1 प्लस आयोडा ओमेगा R2C2। नीचे ये पूरा पार्ट आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वंस इसको पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये 1 है, इस 1 को हम पहले ले लें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस इस वाले 1 को हमने पहले ले लिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आयोडा ओमेगा R1C1 प्लस अब जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा अपने पास आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आयोडा और आयोडा को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन जानते हैं कि आयोडा इज इक्वल्स टू √-1। तो जब आयोडा स्क्वायर होता है तो √-1 मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू आती है -1। तो -1 आ गया इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया और आयोडा हट गया क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई -1, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ माइनस में आई है। अब और सिंप्लीफिकेशन इसका अगर हम करते हैं तो ये वाला पार्ट इसमें कट गया। अब क्या बचा हमारे पास वी नॉट अपॉन वी इन, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोडा ओमेगा C1 R2 ये चीज़ हो गई। अपॉन इसमें क्या करें हम, आयोडा वाला पार्ट अलग कर लें यानी रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजनरी अलग कर लें। तो 1 और ये एक साथ आ जाएंगे ये वाला पार्ट, बाकी आयोडा वाले तीनों पार्ट में हम आयोडा कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इधर आया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1C1 R2C2, एक पार्ट हमारा ये हो गया। इन सब में देखेंगे हम तो आयोडा और ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे आयोडा और ओमेगा कॉमन ले लिया, अंदर बचा R1C1, फिर इसमें बचा अपने पास R2C2 प्लस C1 R2, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब अगर हम ये हमारा पूरा आ गया वी नॉट अपॉन वी इन। अगर हम देखते हैं कि अगर इस सर्किट में जो फेज शिफ्ट है, इस सर्किट का जो फेज शिफ्ट है फाई वो 0 है, फेज शिफ्ट 0 है, तो उस केस में ये जो रियल पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम अगर 0 रखते हैं फेज शिफ्ट 0 होने पे, तो हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1C1 R2C2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर लेके सिंप्लीफाई किया तो 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर R1C1 R2C2 को नीचे ले जाते हैं हम डायरेक्टली, R1C1 R2C2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन R1C1 R2C2, ये वैल्यू आ गई।
अब अगर हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ये वाला पार्ट हमारा बाद में वापस से काम में आएगी इक्वेशन, इसको लेके और सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इस डायग्राम को हटा देती हूँ, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो इस पैरेलल नेटवर्क से मिल रहा है। कौन सा आउटपुट? जो हम नॉन इन्वर्टिंग के इनपुट पर फीड कर रहे हैं। तो अब इससे अगर हम ओमेगा की वैल्यू या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो हम पहले ओमेगा निकालते हैं। तो ये चीज़ पार्ट किस में आ गया? अंडर रूट में। अंडर रूट ले लें फिर दोनों साइड, तो ये पार्ट अंडर रूट में आ गया। R1 R2 C1 C2 ये चीज़ आ गई। अब ओमेगा बराबर हमें पता है 2 पाई एफ होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। तो ये हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई वेन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए, जो कि मैंने अभी आपको लेक्चर में बताई थी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये होती है जब R1 C1 R1 R2 और C1 C2 बराबर ना हो। अब इसमें अगर हम आगे केस हमने ये देखा था कि अगर R1 R2 के बराबर हो और इसको हम R ले लें, एंड C1 C2 के बराबर हो और इसको हम C ले लें, तो इसकी जगह भी R, इसकी जगह भी R, तो R स्क्वायर हो गया। इसकी जगह भी C और C, तो C स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो RC आ जाएगा। तो हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या आ गई थी? अगर आप चाहें तो F0 से शो कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को, तो ये आ जाएगा 2 पाई RC। ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टली अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वर्किंग तो काम में लिया था कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये होती है जब वो रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर इक्वल हो, और जब इक्वल ना हो तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की ये वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन से ये चीज़ प्रूव कर दी कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ये आती है। अब हमारा एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो अपन ने बीटा लिया था वो 1/3 लिया था। वो 1/3 कैसे आया वो भी हम इन कैलकुलेशन से देख सकते हैं। हमारी ये इक्वेशन थी, इसमें हमने ये पार्ट 0 रखा कब? जब फेज शिफ्ट 0 हो और हमने फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन की थी। अब अगर इस पार्ट को 0 रखें तो हम कहेंगे कि जो हमारा फीडबैक फैक्टर है वो कितना आ रहा है, V0/Vin कितना आ रहा है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये पार्ट 0 करा तो क्या बचा अपने पास? अगर उस पार्ट को 0 रख दिया तो V0/Vin इज इक्वल्स टू, ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, आयोडा ओमेगा R2 और C1। जहाँ पे ये R2 था ये C1 था। अब ये पार्ट अगर 0 हो गया फेज शिफ्ट 0 होने से, तो ये बचा हमारा आयोडा ओमेगा R1 C1 R2 C2 और C1 R2। अब आयोडा ओमेगा पार्ट कैंसिल हो गए, तो V0/Vin अपना क्या है? फीडबैक फैक्टर। एक्चुअली जो अभी मैंने RC सर्किट के लिए जो आउटपुट था वो एक्चुअल में क्या था? जो फीडबैक हो रहा है वो था, और जो इनपुट था वो क्या ले रहे थे? ओपीएम के आउटपुट पे जो आ रहा था वो इनपुट था। फिर हमने नाम चेंज कर लिए थे उसके, कि जो आउटपुट मिल रहा था उससे ओपीएम का आउटपुट मिल रहा था वो हमारा क्या था? इनपुट की तरह काम कर रहा था, और जो फीडबैक हो रहा था वो आउटपुट की तरह कर रहा था। तो एक तरह से ये फीडबैक फैक्टर है हमारा। तो इसकी वैल्यू हुई R2 C1 अपॉन R1 C1 प्लस R2 C2 प्लस C1 R2, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब अगर हम यहाँ ये कंसिडर करें कि R1 R2 के बराबर है और ये R के बराबर है, C1 C2 के बराबर है और ये C के बराबर है, तो ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? V0/Vin इज इक्वल्स टू, R2 की जगह R लिख लें, C1 की जगह C लिख दें, R1 की जगह R, C1 की जगह C, यहाँ पे भी यही करेंगे तो ये हो गया RC, यहाँ पे भी C1 की जगह C और R2 की जगह R लिख दिया, तो ये हुआ RC अपॉन नीचे क्या आ गया? 3RC। RC RC ऐड हो गए, नीचे 3RC, तो RC RC कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आई हमारे 1/3, यानी V0/Vin जो आया वो आया हमारे 1/3, जो कि हमारा V0/Vin क्या है? फीडबैक फैक्टर है। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ कि जो आउटपुट
अपॉन इनपुट का रेशो है, इसे हम किससे देखते हैं, फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू अपने क्या आ गई, 1/3 आ गई। तो ये हमने कैलकुलेशन से प्रूव कर दी, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली बोला था कि फीडबैक फैक्टर इसका 1/3 होता है। और जो ए होता है वो निकालेंगे हम, गेन निकालेंगे, फॉरवर्ड गेन भी निकालेंगे। ये तो फीडबैक गेन हुआ, और एक है फॉरवर्ड गेन जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लूप गेन होता है इसका ए बीटा। तो अब अपन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो अपने को पता है कि लूप गेन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ऑसिलेशन होने की ये पहली कंडीशन है कि लूप गेन जो होना चाहिए वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और वैसे भी इसमें पॉजिटिव फीडबैक लिया है तो ये गेन 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर अपन इसमें वैल्यू रखते हैं ए और बीटा की वैल्यू, अगर अपन ने 1/3 लिख दी, तो ए की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। ए की वैल्यू या तो गेन की वैल्यू 3 होनी चाहिए, या ए की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन को किससे पता चल रहा है कि कैसे, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि वैल्यू हमने 3 ही क्यों ली। अब आप जानते हो कि ओपेम इसमें किस मोड में काम ले रहा है, नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम ले रहे हैं हम ओपेम को। नॉन इन्वर्टिंग मोड जब मैंने आपको पढ़ाया था ओपेम के लेक्चर में, तो मैंने इसका गेन का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि इस समय इसका गेन का फॉर्मूला होता है 1 + RF अपॉन R1। RF क्या था, फीडबैक लूप का रेजिस्टेंस, और R1 क्या था, इनपुट पे जो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब मैं आपको अपने डायग्राम से बताऊंगी कि RF क्या था, R1 क्या था। इस डायग्राम में अपन ने देखा था RF जो फीडबैक लूप है उसको R3 से रिप्रेजेंट करा था, और इनपुट को अपन ने किससे करा था, R4 से। R3 एंड R4 टर्म्स हमने काम में ली थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फीडबैक की जगह हम लिख देंगे R3, और R1 की जगह आपने क्या लगाया था, R4। तो ये जो गेन का फॉर्मूला था नॉन इन्वर्टिंग में वो ये होता है। यहाँ गेन कितना लिया है अपन ने, मिनिमम कितना होना चाहिए, 3। तो हम कर सकते हैं 1 + R3 + R4 = 3। अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो R3/R4 की वैल्यू हो गई हमारी 2, यानी R3 और R4 की वैल्यू उसमें 2 होनी चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए। तो जब हम अगर ये सर्किट डिज़ाइन करते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा R3 R4 इतना होना चाहिए, फीडबैक गेन कितना होना चाहिए, ओपन लूप गेन कितना होना चाहिए। तो ये सब डिज़ाइनिंग में अपने ये डेरिवेशन काम आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है, उसके लिए कैलकुलेशन की कि इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसका गेन क्या होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।